हेलो दोस्तों, मैं विपुल स्वागत करता हूं आपका सरफेस्ट ऑडियो बुक में। आज के वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं रिच डैड पुअर डैड की फुल ऑडियो बुक का पार्ट 7। शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड, आपका दिन शुभ हो। अध्याय 3, सबक 2, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मैं मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में एक दो बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने ज़्यादा अमीर है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बहुत ही सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र का रिटायर्ड हो गया था और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते थे या आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक कोई चमत्कार ही न हो जाए तब तक हम काम करने या न करने के लिए आज़ाद हैं। इसका कारण ये है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती है, मुद्रास्फीति की दर से कहीं ज़्यादा तेज रफ्तार से। मुझे लगता है कि आज़ादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज़्यादा है कि यह अपने आप बढ़ती है। यह पेड़ लगाने की तरह है। आप सालों तक इसे पानी देते रहें और एक दिन इसे आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहरी तक पहुंच जाती है। इसके बाद पेड़ आपको सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर्ड होने का। जब भी मैं लोगों से बातें करता हूँ तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए। आपकी नज़र में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी? हम अपने बच्चों को यह सब सिखाना चाहते हैं। सबसे अमीर बिजनेसमैन। 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर के बीच इकट्ठे हुए। ये लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसुअल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। हावर्ड हब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के इंटरनेशनल मैच के कंपनी के अध्यक्ष थे। लियोन फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष थे। रिचर्ड व्हीनी न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। आर्थर कॉटन और जैसी लिवरमोर सबसे बड़े दो स्टॉक शेयर बाजार में काम करने वाले थे और एल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह हुआ। श्वाब 5 साल के बाद कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुअल की मौत विदेश के दिवालियेपन की हालत में हुई। क्रूजर और कॉप्टन भी गरीबी में मरे। हाम्स पागल हो गए। व्हिटनी और एल्बर्ट फॉल्स उस समय जेल से रिहा हुए थे। फेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। यह 1923 की बात है। हम इतना अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि 1929 के मार्केट क्रैश को सबसे बड़ी आर्थिक मंदी से ठीक से पहले का ये समय था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा असर हुआ था। देखने वाली बात यह है, हम आज इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ाव के कई तरह से होंगे। मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे में अपना ध्यान लगाए बैठे हैं, अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन परिवर्तनों के बावजूद भी वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्या को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी बड़ा हो सकता है। बुद्धि से समस्याएं सुलझती है और पैसा आता है। अगर आपके पास
पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितने पैसे रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जो अचानक से अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते थे जहाँ से वो उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियाँ भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। आज ही के अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वह यह शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके सारे पैसे हड़प लिए। इसी वजह से आज वो बहुत कम मजदूरी में कार धोने का काम कर रहा है। वह सिर्फ 29 साल का है। उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया। इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई। वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और यह कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो है उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वह मर जाएगा। 1997 में ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर ये 1920 के उछाल वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूँ इतने ज़्यादा लोग अमीर बन रहे हैं, परंतु उन्हें मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरह शुरुआत करें या मुझे बताइए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। उनसे सिर्फ मैं यही कहता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे बचपन से कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था यह विचार मेरे दिमाग में हर बार ठोका जाता था कि जैसा मैंने कहा है, मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फ़ायदे बताते रहते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता या पैसे कमाने की समझ विकसित करने पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्नेल डालना होगा। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्नेल पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उस जमाने का है जब खेती किसानी ही अर्थव्यवस्था का उद्धार थी। आज भी यह बिना नींव के घरों को भरोसा देता है। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं तो वह अमेरिकी सपने को देखते हैं और ये फैसला लेते हैं कि पैसे की जो समस्या है उनके सामने खड़ी हुई है उसे अमीर होकर ही सुलझाया जा सकता है। इमारत बनना शुरू हो जाती है और यह तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास सर्बिया का लीनिन टावर होता है। हमारी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बड़ा और बोरिंग विषय है। यह बहुत उलझन भरा विषय है, परंतु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय भी यही है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे विषय को अपने बच्चे को किस तरह सिखा सकते हैं। इसका सवाल का जवाब ये है, इसे आसान बनाकर।
पहले इसे तस्वीरों के जरिए सिखाइए। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाली थी, क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे थे। इसलिए उन्होंने हमें सिखाने के लिए आसान तरीका इजाद किया। सालों तक वे केवल चित्र बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करते और हमें समझाते रहते थे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम्स की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसों का खेल समझ लिया, तो इसके कई साल के बाद अमीर डैडी ने अंकों को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग विश्लेषण की ज़रूरत है, वह उससे भी कई सूक्ष्म और जटिल विश्लेषण कर सकता है। उसके पास 10 अरब डॉलर का साम्राज्य है। मैं इतना ज़्यादा जटिल विश्लेषण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, परंतु दोनों की नींव आसान नींव थी। आगे आने वाले पृष्ठों में मैं आपके सामने वही आसान से चित्र खींचूंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए खींचे थे। हालांकि वे आसान हैं, परंतु इन चित्रों के सहारे उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ठोस और गहरी नींव पर दौलत का बड़ा महल बनाना सिखा दिया था। नियम 1, आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति मतलब एसेट्स, लायबिलिटी का मतलब दायित्व, और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि यह पहला नियम है और यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, परंतु ज़्यादातर लोगों को यह पता नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग पैसे की समस्या में सिर्फ इसलिए उलझते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में कितना फ़र्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब लोग और मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वो संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम 2 बच्चे अमीर बनने का रहस्य जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे कि जबकि उसका जवाब इतना आसान था। यह इतना ज़्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। संपत्ति क्या होती है? माइक ने पूछा। अभी उस बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी की एक योजना होगी और तुम्हें ज़िंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसलिए अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि संपत्ति क्या है। यह जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बना जाएं? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी। हाँ, यह इतना ही आसान है। अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी क्यों नहीं बन जाता अमीर? मैंने पूछा। अमीर डैडी मुस्कुराए, क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फ़र्क नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, वयस्क लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर ये इतना आसान है और इतना महत्वपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं, यह समझाने के लिए अमीर डैडी ने बस कुछ ही मिनट लिए। बड़े लोगों को यह नियम समझाते मुझे बहुत कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते। इसका कारण है कि उनकी शिक्षा अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स इत्यादि। ज़्यादातर बड़े लोग के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ बोलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐसा लगता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना मूर्खता है। अमीर डैडी KISS सिद्धांत में यकीन करते थे। कीप इट सिंपल स्टूपिड, मूर्ख इसे आसान ही रहने दे। इसलिए वे हम 2 छोटे बच्चों को सबक को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारे पैसों की नींव को ज़्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है? इतनी आसान चीज़ किस तरह से कठिन बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में दायित्व होती है? इसका जवाब हमें बुनियादी शिक्षा में मिलता है। हम साक्षरता शब्द का ध्यान दें और पैसे की साक्षरता को अनदेखा कर देते हैं। कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, यह कैसे पता चलेगा? अगर आप सचमुच झंझट में फंसना चाहें
तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूँ कि वहाँ दी गई परिभाषाएं अकाउंटेंट्स को अच्छी लगती हैं, परंतु दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाता। फिर भी हम वयस्क लोग यह मानते हैं कि अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, संपत्ति को शब्दों के नहीं अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको संपत्ति और ज़मीन में खुदे गड्ढे में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तो वो बात जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों की तरह है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण वह बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज़्यादा समझ नहीं पाते। यह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पढ़े हुए को समझने की काबिलियत होती है, और इस क्षेत्र में हम सबकी अलग अलग काबिलियत होती है। उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में एक नया VCR खरीदा। इसके साथ निर्देशक पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपनी VCR को किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर मैं उस यूज़र मैनुअल को पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि वो VCR का प्रोग्राम करना था। मैं शब्दों को पढ़ सकता था परंतु उसके बावजूद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को पहचानने में A मिल रहा था परंतु उन्हें समझने में मुझे 1 मिल रहा था, और यही ज़्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हज़ारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। यहाँ यह बताया जा रहा है कि संपत्ति और दायित्व में फ़र्क क्या होता है। ज़्यादातर अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल प्रोफेशंस परिभाषाओं पर आपस में सहमत नहीं होते, परंतु यह आसान चित्र रेखा चित्र 2 छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय न्याय डालने में बड़ा काम आए। बहुत छोटे बच्चों को सिखाने का हिसाब से अमीर डैडी ने हर चीज़ को बहुत आसान बनाया था, और जहाँ तक बन पड़ा उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग किया, ज़्यादातर शब्दों का उपयोग कम से कम किया, और अंकों का तो कई वर्षों तक इस्तेमाल ही नहीं किया था। यह एक संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। ऊपर दिया हुआ बॉक्स एक इनकम स्टेटमेंट है जिसे अक्सर लाभ और हानि का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह आदमी को खर्च बताता है और आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा। नीचे का चित्र बैलेंस शीट है। इसे इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति और दायित्व को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जानते। यह संबंध जानना बहुत ज़रूरी है। पैसे की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते। अक्सर इन दोनों शब्दों की परिभाषाएं भी समस्या खड़ी कर सकती हैं। अगर आपको दुविधा में पढ़ना है और अच्छा लगता है तो आप शब्दकोश को उठाकर उसमें से संपत्ति और दायित्व के शब्दों का मतलब देख लें। अब इन परिभाषाओं का मतलब अकाउंटेंटों को तो अच्छी तरह से समझ पड़ जाती है, परंतु आम आदमी के लिए ये वैसी बात हो गई जैसे परिभाषा का मतलब मैंडेरियन जैसी किसी विदेशी भाषा में लिख दिया गया हो। आप परिभाषा में लिखे हुए शब्दों को तो पढ़ सकते हैं परंतु उन्हें अच्छी तरह से समझाना कठिन है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटों बच्चों को यह आसान परिभाषा सिखाई। संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छी, आसान और उपयोग में आने वाली परिभाषा। यह एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। अब क्योंकि संपत्ति और दायित्व दोनों चित्रों से ये समझा दिया गया है, इसलिए शब्दों में दी गई परिभाषाओं को समझना ज़्यादा आसान होगा। संपत्ति वह चीज़ है जो मेरी जेब में पैसे डालती है, दायित्व वह चीज़ है जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो
तो आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्य वर्गीय आदमी बनना चाहते हो तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फर्क को न जानने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसों की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसलिए परेशान रहता है क्योंकि वह न तो शब्दों को समझ पाता है न अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही है उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वह पढ़ नहीं पा रहे। कोई चीज़ ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही। अमीर लोग इसके लिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज़्यादातर समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। चित्रों में जो तीर लगे हैं वे पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। ध्यान से सीखिए। सिर्फ अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। महत्व तो पूरी कहानी का होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह है। पैसे कहाँ जा रहे हैं इस बात की कहानी। 80% परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि पैसा नहीं कमाते। असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये एक गरीब आदमी या घर पर रहने वाले नौजवान का कैश फ्लो पैटर्न है और ये एक मध्य वर्गीय आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है और ये एक अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिए गए हैं। हम में से हर किसी को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े, मकान की ज़रूरत होती है। चित्र ये बताते हैं कि गरीब, मध्यवर्गीय और अमीर आदमी की ज़िंदगियों में पैसा किस तरह आता जाता रहता है। कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसे का किस तरह इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उसे पैसे का क्या करता है। मैं अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों से शुरू करता हूँ ताकि यह मैं बता सकूँ कि इतने सारे लोगों की सोच में कहाँ गलती होती है। गलती यह होती है कि वे यह मानते हैं कि पैसे से सारी समस्या सुलझ सकती हैं। इसलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं काँप जाता हूँ, या यह कि उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं कर्ज में हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। परंतु यह देखने में आया है कि ज़्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। पैसे हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर ज़्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है कि जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक से बहुत सी दौलत मिल जाए, ऐसे पैतृक संपत्ति, तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वो अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को उजागर करता है। अगर यह पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करनी है तो इस बात की बहुत सी संभावना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए यह कहावत सही है, मूर्ख और उसके पैसे से शानदार दावत होती है। मैंने यह कई बार कहा है कि हम स्कूल में इसलिए जाते हैं ताकि हम शैक्षणिक और व्यावसायिक काबिलियत को हासिल कर सकें। निश्चित रूप से यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारी व्यावसायिक काबिलियत के कारण ही हमें पैसा बनाना सीख सकते हैं। 1960 के दशक में जब हाई स्कूल में था मैं, यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा हो तो वह होनहार विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि वह डॉक्टर बनना चाहेगा कि नहीं, यह मान लिया जाता था। इसका कारण यह था कि इस धंधे में सबसे ज़्यादा पैसा नजर आता है। आज डॉक्टरों के सामने पैसे बहुत से संकट है जो भगवान न करे किसी और के सामने हो। बीमा कंपनियों ने इस व्यवसाय पर काबू किए हैं, सरकार भी दखल दे रही है और
अदालतों में मुआवजे के केस दायर होते हैं और इत्यादि। आज के बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वॉल स्ट्रीट पर ट्रेडर बनना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अब दौलत, शोहरत, इज्जत इन्हीं जगहों पर है। इसी कारण स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया है। वह जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता या शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है जैसा कभी हुआ करता था, क्योंकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती। इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं, परंतु बाद में वे किसी तंगी से जूझते रहते हैं। वे ज़्यादातर मेहनत करते हैं परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते। उनकी शिक्षा में यह कमी नहीं है कि उन्हें पैसे कमाना नहीं आता, बल्कि यह है कि उन्हें पैसे खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया जाता। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह से संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इससे अपने पास कितने लंबे तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। ज़्यादातर लोग ये नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल समझ न हो। ऐसे लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है परंतु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक घिसे पिटे ढेर पर चलती है। हाल में शादीशुदा खुश बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वे बहुत छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास 2 तनख्वाहें होती हैं और वे अपने करियर में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है और उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स। कई लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स, परंतु ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स। कर्मचारी को ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकेयर टैक्स को मिलाकर कुल टैक्स लगभग 7.5% के करीब होता है, परंतु हकीकत में ये 15% होता है क्योंकि आपके बॉस को भी सोशल सिक्योरिटी की उतनी ही रकम मिलानी पड़ती है। मुद्दे की बात यह है कि यह वह पैसा है जो आपका बॉस आपको नहीं दे सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे सोशल सिक्योरिटी की टैक्स की रकम पर भी इनकम टैक्स देना होता है और यह ऐसी आमदनी है जो आपके हाथ में नहीं आई बल्कि सीधे ही सोशल सिक्योरिटी में चली गई। फिर दायित्व बढ़ने लगते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वापस युवा पति पत्नी की कहानी तरफ चलें। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं अब वे किराए के मकान में नहीं रहेंगे बल्कि अपने सपनों का घर खरीदेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं उन पर नए टैक्स का बोझ आ जाता है जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वे लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉलम बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड के लोन चुकाने हैं। अब वे चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है और कड़ी मेहनत करने लगते हैं। प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। ज़्यादा पैसा आता है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है जिसे ब्रैकेट क्रीप भी कहा जाता है। तब भी उनके पास डाक में एक क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वह उसका इस्तेमाल करते हैं, वह ख़त्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनकी बड़ी संपत्ति, उनके घर की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें बिल कंसोलिडेशन लोन देने का ऑफर देती है क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है।
कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वे अपने ऊंची ब्याज दर पर लिए गए कंज्यूमर लोन को अपने क्रेडिट कार्ड से चुका दे और उसके अलावा उनके घर पर आने वाले ब्याज से उन्हें टैक्स में छूट भी मिल जाएगी। वे ऐसा ही करते हैं और ज़्यादा ब्याज दर वाला क्रेडिट कार्ड का बिल वो चुका देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने उपभोक्ता लोन को होम मॉर्गेज में बदल दिया है। उनका भुगतान भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की किश्तों में चुकाना है। समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने का न्योता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई थी। यही मौका था कुछ पैसे बचाने का। वह अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। परंतु अगर कोई चीज़ जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। मैं ऐसे युवा दंपति से हर समय टकराता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं परंतु उनकी पैसे की तंगी एक सी रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि इस बारे में मैं क्या कहता हूँ। वे मुझसे पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। उनकी खर्चीली आदतों ने उन्हें ज़्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसे कमाने की नहीं है, पैसे सही तरह से खर्च करने में है और यही पैसे की तंगी का कारण है। यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व में फ़र्क नहीं समझ पाते। मेरा यह मानना है कि ज़्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्या सुलझती है। समस्या समझदारी से सुलझती है। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है। अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। दोस्तों, यह पार्ट यहाँ पर हो रहा है ख़त्म। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं, या तो आपको पूरी ऑडियो बुक, फुल ऑडियो बुक चाहिए तो भी आप चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।